हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी का। जो चैप्टर है उसके सारे के सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। यानी जो ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंपनी जो चैप्टर है उसमें जितने भी टॉपिक्स है, टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर लास्ट तक सारे के सारे टॉपिक्स हम आज ही के एक ही वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ये हमारा वीडियो है, सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों कंपनी रेगुलेशंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी बोल के है, वो चैप्टर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये हमारा पर्टिकुलरली वीडियो होने वाला है रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी वालों के लिए, और जो भी दूसरों को भी हेल्पफुल है, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारा वीडियो ये हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, वो भी देख सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा, ये हमारे वीडियो आरसीयूबी यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। आज हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में आपको लास्ट में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर का विद डिटेल नोट्स। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आ जाइए दोस्तों, पहले हम वीडियो शुरुआत करने से पहले ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कवर क्या करने वाले हैं। जैसे चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू कंपनी, आपके सिलेबस के हिसाब से ही सारे टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कंपनी मीनिंग, सेकंड देखेंगे कंपनी डेफिनेशन, थर्ड देखेंगे फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड फोर्थ देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में ये सारे टाइप्स आपको पढ़ना है। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी, सेकंड है पब्लिक कंपनी, थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फोर्थ है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसके बाद फिफ्थ है अनलिमिटेड कंपनी, उसके बाद सिक्स्थ है वन पर्सन कंपनी, सेवंथ है गवर्नमेंट कंपनी, एट्थ है होल्डिंग कंपनी एंड नाइन्थ है सब्सिडारी कंपनी एंड टेंथ है एसोसिएट कंपनी। ये सारे टॉपिक्स हमें आज के इस वीडियो में डिस्कस करना है दोस्तों। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक। शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे कंपनी के मीनिंग से। कंपनी का मीनिंग क्लियर होगा तो पूरे कंपनीज के मतलब हमें अच्छे से समझने आ जाएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ए कंपनी इज ए लीगल एंटिटी formed by a group of people to conduct business activities with the aim of earning profits। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी यानी लीगली तरीके से बनाया हुआ रहता है, जो उसका प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो सारा लीगल तरीके से कंपनी को बनाया जाता है। और एक कंपनी को ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बनाते हैं। अगर कंपनी को बड़ा बनाना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है, तो कुछ एक लोग का काम नहीं होता है, कुछ लोग मिलते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं, मिलकर कंपनी बनाते हैं। कंपनी बना के क्यों बनाते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए। बिजनेस एक्टिविटीज जैसे रॉ मटेरियल्स लाना, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके कस्टमर्स को बेचना ताकि पैसा कमा सके। जैसे रेवेन्यू आया तो मेन मकसद प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी स्टैब्लिश की जाती है। यानी कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बनाते हैं ताकि बिजनेस करने के लिए, ताकि कंपनी को अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बचे, जिसे हम कंपनी कहते हैं। इट हैड ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, मीनिंग इट कैन इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओन प्रॉपर्टीज। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ओनर से, यानी कंपनी अलग चीज, ओनर अलग चीज। कंपनी अलग होती है, ओनर अलग होता है। यानी अगर ओनर बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है तो बैलेंस शीट में ड्राइंग्स बोल के लिखा जाएगा। अगर ओनर पैसे डाल रहा है तो बैलेंस शीट में कैपिटल बोल के लिखा जाएगा। सो ओनर अलग होता है, कैपिटल अलग होता है। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं तो कंपनी के नाम पे लिखे जाते हैं, ना कि ओनर के नाम पे। कंपनी का नाम है तो कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे। अगर कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है, जैसे बिल्डिंग खरीदा जा रहा है, मशीनरी खरीदी जा रही है, तो कंपनी के नाम खरीदी जाएगी, ना कि ओनर के नाम पे। सो कंपनी एक अलग एंटिटी होती है और एक ओनर अलग होता है। यानी कंपनी और ओनर अलग अलग चीज होते हैं दोस्तों। यहां तक आपने कंपनी का मीनिंग समझ लिया। कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो ओनर से अलग होती है। जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है या तो फिर कुछ भी प्रॉपर्टीज ओन करना है तो सारा कंपनी के नाम पे ही ओन किया जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारे कंपनी का मीनिंग। दोस्तों हमारा सेकेंड टॉपिक है कंपनी डेफिनेशन। कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं।
हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हानी ने यह डेफिनेशन दिया है, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है और एक लीगल तरीके से फॉर्म किए जाती है, यानी एक लॉ के तहत, जो लॉ में लिखा गया है, कंपनीज एक्ट में जो प्रोसेस लिखा गया है, वो प्रोसेस को लागू करते हुए, वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये कंपनी बनाई जाती है। एंड ए सेपरेट एंटिटी, ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, यानी ओनर अलग, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग, कंपनी अलग होती है। परपेचुअल सक्सेशन, यानी अगर ओनर रिटायर भी हो गया, ओनर मर भी गया, तो कंपनी वैसे के वैसे ही रहती है, ओनर चेंज हो जाता है लेकिन कंपनी चेंज नहीं होती है। एंड एक कॉमन सील, कंपनी की एक सील होती है, सील का मतलब एक सिग्नेचर की तरह काम करता है। अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट लिखना हो, प्रॉपर्टीज हमने नाम करना हो, प्रॉपर्टीज बेचना हो, तो कंपनी के नाम पे होती है। तो कंपनी अगर वो सील लगा दी तभी समझ आ जाएगा कि कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सो एक सील के तरह भी एक कंपनी में काम किया जाता है दोस्तों। यानी प्रोफेसर हानी ने क्या कहा है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, जो लॉ के तहत बनाया जाता है, और एक सेपरेट एंटिटी होती है ओनर से, जो परपेचुअल सक्सेशन है, ओनर मर भी गया तो कंपनी वैसे की वैसे रहती है, और कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है। अगर सील रही डॉक्यूमेंट्स में तो कंपनी ने साइन किया, अगर सील नहीं तो डॉक्यूमेंट वो वैलिड नहीं कहला जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों हमारे कंपनी का डेफिनेशन। उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर ये कंपनीज एक्ट क्या होता है? कंपनी एक्ट यानी ये एक तरह का कानून होता है, जो सारे इंडिया के अंदर जितने भी कंपनीज हैं उनको ये कानून फॉलो करना होता है, कंपनी बनाने से लेके कंपनी बंद करने तक। ये सारे कंपनीज कानून को फॉलो करते हैं। 2013 में ये एक्ट लागू किया गया, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 बोल के इसका नाम आया गया है दोस्तों। सो इसके कुछ फीचर्स है, वो फीचर्स आपको इस टॉपिक में समझाना है। सो चलिए 8 फीचर्स है, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। जो वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, यानी जो एक पर्सन है वो भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, यानी वो एक पर्सन ही वो कंपनी का डायरेक्टर भी होता है, शेयर होल्डर भी होता है, जो भी कंपनी में चीजें करने होता है वो सारा वो एक ही पर्सन वो सारे कंपनी की चीजें करता है दोस्तों। अगर वो पर्सन मर भी गया, रिटायर भी हो गया, तो दूसरा पर्सन आके उस कंपनी को हैंडल कर सकता है, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। एक छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है। उसके बाद सेकेंड है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। जो कंपनी जिस सोसाइटी में काम कर रही है उसके प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, इन्वायरमेंट में ज्यादा पोल्यूशन नहीं करना, या तो फिर हॉस्पिटल के लिए, स्कूल्स के लिए कंट्रीब्यूशन करना, ऐसे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए बोल के ये एक्ट में लिखा गया है। ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सोसाइटी में काम कर रहे हो उस सोसाइटी के प्रति कुछ अच्छा करे बोल के इस एक्ट में लिखा गया है, जो हमारा सेकंड फीचर भी है। उसके बाद थर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या होती है? ओनर से सेपरेट एंटिटी होती है, यानी ओनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है, प्रॉपर्टीज खरीदना है, प्रॉपर्टीज बेचना है, वो कंपनी के नाम पे बेची खरीदी जाती है, ना कि ओनर के नाम पे। उसके बाद फोर्थ है लिमिटेड लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, उनकी लायबिलिटी, जिम्मेदारी लिमिटेड होती है, यानी कंपनी अगर डेब्ट में है, बंद होने आ रही है, तो ओनर्स के एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे, कंपनी के अंदर जो भी एसेट्स है वो बेच के वो डेब्ट को पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे मैं कह रहा हूं कंपनी अलग चीज होती है और ओनर अलग चीज होती है। अगर ओनर मर भी गया, ओनर रिटायर भी होगा, तो कंपनी बंद नहीं होगी, यानी अगर ओनर रिटायर हो गया तो ओनर दूसरा आएगा, लेकिन कंपनी वहीं की वहीं होगी, कंपनी हमेशा चलती ही जाएगी। सिक्स्थ है डिजिटल फाइलिंग एंड ई गवर्नेंस। पहले के जमाने में क्या होता था, जब कंपनीज एक्ट 1956 थी, तो इतने पेपर्स लिख जाओ, पेपर बना के रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑफिस में जाओ, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ, लंबे लाइनों में ठहरो, ऐसे पहले बहुत लंबे झंझट थे। लेकिन ये एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, ऑनलाइन भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। एक वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। ये एक नया फीचर है कंपनीज एक्ट का। उसके बाद सेवेंथ है डायरेक्टर्स रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। डायरेक्टर के जो भी रोल्स होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ड्यूटीज होंगे, वो सारे ड्यूटीज, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सारे क्लियर कर दिए गए, क्लियर तरीके से बता दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में दोस्तों। उसके बाद एट्थ है मैंडेटरी
कंपल्सरी ऑडिटर रोटेशन। ऑडिटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के अकाउंट्स चेक करता है, यानी अकाउंट सही है या नहीं ये देखने का काम ऑडिटर करता है। सो ये एक्ट में लिखा गया है ऑडिटर का रोटेशन होना कंपल्सरी करना चाहिए। 5 साल के एक बार, 5 साल में एक बार तो एक बार आपका ऑडिटर चेंज होना चाहिए, आपका ऑडिटर रोटेट होना चाहिए। अगर आपकी ऑडिटिंग की फर्म है, कंपनी को अपॉइंट किया है, तो कंपनी को आपको 10 साल में एक बार कंपल्सरी चेंज करना चाहिए बोल के यहां पर ये एक्ट में लिखा गया दोस्तों। ये थे दोस्तों हमारे 8 फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नोट चाहिए तो आपको पीडीएफ में मिलेगा। वो पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये टॉपिक में पढ़ना है। वैसे तो बहुत ही सारे टाइप्स के कंपनीज है, लेकिन आपके सिलेबस में मेन 10 टाइप्स के पढ़ाओ बोल के दिया गया। वो चलिए एक एक टाइप से वो डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट टाइप है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है चलिए देखते हैं। ये प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी दैट इज प्राइवेटली ओन्ड एंड डज नॉट सेल इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं और इनके शेयर्स, जो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, उसके शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती है, पब्लिक वो शेयर्स खरीद नहीं सकती है। जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं उन्हीं के पास इसके शेयर्स होते हैं, जनरल पब्लिक के लिए इसके शेयर्स अवेलेबल नहीं रहते। उस तरह की कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। इट ऑपरेट्स विद अ रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मैक्सिमम 200 एंड हैज लिमिटेशंस ऑन ट्रांसफरिंग शेयर्स। ये जो प्राइवेट कंपनी है इसके ओनर्स रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसके मिनिमम ओनर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम ओनर सिर्फ 200 ओनर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम ओनर्स 200 हो सकते हैं, मिनिमम ओनर्स 2 हो सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर जो भी ओनर्स होते हैं उसे हम प्राइवेट कंपनीज नहीं कहते हैं। और इस तरह के कंपनीज के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, अगर जो खरीद लिया वही इसके शेयर्स खरीद सकता है, इजीली जनरल पब्लिक के लिए इसके शेयर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। इस तरह की कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस रिटेल लिमिटेड जो कंपनी है उसके शेयर्स पब्लिक में अवेलेबल नहीं होते, ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ओनर्स ही इस तरह के कंपनी के ओनर होते हैं दोस्तों। समझ गए प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके सिर्फ प्राइवेट ओनर्स होते हैं, पब्लिक के लिए इसके शेयर्स ओपन नहीं होते, उस तरह की कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी। उसके बाद दोस्तों हमारे सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होता है चलिए डिटेल में समझते हैं। ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी दैट कैन सेल इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एंड इज ऑफन लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, इजीली शेयर्स बेचे जाते हैं जनरल पब्लिक को, और ये कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो कौन से भी जनरल पब्लिक इस कंपनी के शेयर्स को परचेस करती है। परचेस करे तो वो जो जनरल पब्लिक होते हैं वो भी ओनर्स बन जाते हैं उस कंपनी के, जिसे हम कहेंगे पब्लिक कंपनी। इट रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 7 शेयर होल्डर्स बट हैज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ये जो पब्लिक कंपनी होती है उनके मिनिमम शेयर होल्डर्स 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं इस तरह की कंपनी के। जैसे एग्जांपल टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर्स आप इजीली परचेस कर सकते हैं, वो से भी प्लेटफॉर्म में जाके, जो भी स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके आप इजीली इस तरह के शेयर्स आप परचेस कर सकते हैं। सो इस तरह की कंपनी को हम कहेंगे पब्लिक कंपनी। यानी पब्लिक कंपनी वो तरह की कंपनी होती है जिसके शेयर्स इजीली जनरल पब्लिक को बेचे खरीदे जाते हैं, जिसको तरह की कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी थर्ड कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये किस तरह की कंपनी होती है चलिए समझते हैं। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज अ टाइप ऑफ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती है जहां पर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी होती है जितने उनके शेयर की प्राइस है। यानी शेयर के प्राइस अगर उसने पे नहीं किया तो उनके शेयर के प्राइस पे करने तक ही उनकी उतनी ही लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक शेयर का प्राइस 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए उसने शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए तो उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी वहीं खत्म होती है। इस तरह के कंपनी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इफ द कंपनी faces financial losses or is wound up, shareholders are not responsible for paying the remaining amount of the subscribed shares। अगर कंपनी बंद होने जा रही है, कंपनी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, तो शेयर होल्डर्स इसका कुछ भी नहीं कर सकता। शेयर होल्डर्स ने जितनी बात की थी, शेयर का प्राइस जितना है उतना ही पे करेगा, बाकी कंपनी को कुछ भी हो जाए, कंपनी के एसेट्स बिक जाए, कुछ भी हो जाए, शेयर होल्डर्स को फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है जितना उसका शेयर का प्राइस है, जितना उसने शेयर का प्राइस पे कर दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर खत्म हो जाती है। इस तरह के कंपनी को कहते हैं दोस्तों हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फोर्थ टाइप है दोस्तों
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, चलिए समझते हैं। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज अ टाइप ऑफ कंपनी वेयर मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द प्री डिटरमाइंड अमाउंट दे एग्री टू कंट्रीब्यूट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अब यहां पर आप एक नई चीज ऑब्जर्व की होगी, यहां पर शेयर होल्डर्स बोल के नाम नहीं आया, मेंबर्स बोल के नाम आया। यानी एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जहां पर मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं होते। ये मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितना उन्होंने एडवांस में पहले डिसाइड किया था। यानी जो अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया था कंपनी स्टार्ट करने से पहले, जब कंपनी अगर बंद होगी तो इतना अमाउंट तुझे देना होगा, वही अमाउंट वो मेंबर देगा, उससे ज्यादा वो अमाउंट नहीं देगा। उसकी लायबिलिटी सिर्फ मेंबर की उतनी ही रहती है दोस्तों। अनलाइक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, दिस कंपनी डू नॉट हैव अ शेयर कैपिटल एंड आर यूजुअली फाउंड फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पसेस सच एज चैरिटीज, क्लब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, वहां पर शेयर कैपिटल होता था, लेकिन इस कंपनी में शेयर कैपिटल नाम की चीज नहीं होती। ये कंपनी सिर्फ बनाई जाती है नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए। ये कंपनी का मकसद ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमाना, लेकिन ये कंपनी का पर्पस ये होता है कि पब्लिक की हेल्प करना, जैसे चैरिटी देना, एनजीओ खोलना, एनजीओ में एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये मेंबर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कंपनी बंद होनी आई, कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो उस मेंबर्स की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एडवांस में जितना अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया था। अब जैसे एक 8 मेंबर्स है, 8 मेंबर्स मिलकर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी स्टार्ट कर रहे हैं। 8 मेंबर्स डिसाइड किए 10 लाख देना है, सिर्फ वो 10 लाख दिए तक उनकी वहां पर लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे 10 लाख दे दिए, उन सारे मेंबर्स की लायबिलिटी वहां पर फिनिश हो जाती है दोस्तों। ये इस तरह की कंपनी है जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, पब्लिक की सेवा करना होता है। उस तरह की कंपनीज को हम कहेंगे दोस्तों कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर होगा ये भी कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिफ्थ कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, चलिए समझते हैं। एन अनलिमिटेड कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स की लायबिलिटी, जिम्मेदारी अनलिमिटेड होती है। इफ द कंपनी इनकर्स लॉसेस और वाइंडिंग अप, shareholders are responsible for paying the debts not just with the investment but also with their personal assets। अगर कंपनी बंद होने आ रही है, कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा लॉसेस आ रहा है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स ही लायबल होते हैं सारा डेब्ट पे करने के लिए। उनका सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही अमाउंट नहीं, अगर उनका शेयर्स का प्राइस 1 लाख है, सिर्फ 1 लाख ही उन्हें पे करना नहीं है, साथ ही साथ जितना खर्चा हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ भी खर्चा हुआ तो 1 करोड़ वो सारे शेयर होल्डर्स को पे करने होंगे। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनकी कार बेच के, उनका घर बेच के उनको पे करना होता है दोस्तों। अनलिमिटेड वो कंपनी होती है जहां पर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है दोस्तों। इस तरह के कंपनी को हम अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट दोस्तों। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ कंपनीज का मीनिंग समझा रहा हूं, लेकिन आपको उस पीडीएफ में मीनिंग मिलेगा, फीचर्स मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे एंड डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। उसके बाद 6th टाइप है दोस्तों वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। A one person company is a type of company that has only one owner who acts as a both shareholders and director। one person company वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर ओनर होता है। वो एक ओनर ही कंपनी का शेयर होल्डर भी होता है और कंपनी का डायरेक्टर भी होता है। It has a separate legal entity and limited liability, meaning the owner's personal assets are protected from the business losses। यानी वो वन पर्सन जो कंपनी होती है वो भी एक सेपरेट एंटिटी होती है ओनर से, यानी ओनर से वो सेपरेट एंटिटी होती है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, वो जो भी प्रॉपर्टीज खरीदना, वो कंपनी ही खरीदेगी, कंपनी के नाम पे खरीदा जाएगा, ना ही ओनर के नाम पे। और कंपनी का जो ओनर होता है, वन पर्सन जो उसका ओनर होता है, शेयर होल्डर्स होता है, उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। यानी अगर कंपनी लॉसेस में जा रही है तो उस ओनर के एसेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे, जैसे उसकी कार, उसका घर बेचना नहीं पड़ेगा। अगर लॉसेस में जा रही है कंपनी तो कंपनी के एसेट्स बेच के डेब्ट को पूरा किया जाएगा। वन पर्सन कंपनी यानी एक पर्सन ही उस कंपनी का ओनर होता है, वो सारे चीजें एक्सपेंसेस
फाइनेंस मैनेज करना, सारे एक्सपेंसेस पे करना, वो सारा 1% वो कंपनी को मैनेज करता है। इस तरह के कंपनी को हम 1% कंपनी कहते हैं। सेवेंथ टाइप है दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी इन विच सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट हो या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो उस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है 51% से ज्यादा, यानी 51% से ज्यादा स्टेक उस कंपनी के अंदर, जो भी कंपनी है उस कंपनी के अंदर 51% से ज्यादा स्टेक या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का अगर स्टेक रहा तो उस तरह की कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं दोस्तों। इट ऑपरेट्स लाइक ए प्राइवेट बिजनेस बट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम करती है, लेकिन उसको पूरा कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर BHEL कंपनी, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके स्टेक जो कंपनी में 51% से ज्यादा स्टेक ओनरशिप, 51% से ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट की है। उस तरह के कंपनीज को दोस्तों हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी ओनरशिप स्टेक 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, उस तरह की कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं दोस्तों। हमारी 8th कंपनी है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसे कहा जाता है, चलिए समझते हैं। Holding company is a company that controls one or more subsidiary companies by holding more than 50% of their shares or having the power to influence their management decisions. होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो एक या एक से ज्यादा सब्सिडारी कंपनीज को होल्ड करती है। होल्ड का मतलब यानी 50% से ज्यादा स्टेक ये कंपनी होल्डिंग कंपनी के नाम पर होता है, सब्सिडारी कंपनीज के नाम के दोस्तों। उस तरह की कंपनी को हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपनी है एंड बी कंपनी है। बी कंपनी को क्या कर लिया, ए कंपनी ने खरीद लिया, यानी 51% खरीद लिया, समझो 50 से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, स्टेक खरीद लिया, तो होल्डिंग कंपनी ने क्या कर लिया, बी कंपनी को खरीद लिया। अब बी कंपनी में जितने भी मैनेजमेंट डिसीजंस होंगे वो सारा ए कंपनी को लेके ही करने होंगे। ए कंपनी के परमिशन मिल गई तभी बी कंपनी वो सारे डिसीजंस ले सकती है। यानी होल्डिंग कंपनी यानी ये शेयर्स को होल्ड करती है, 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है दूसरे कंपनी के। जो दूसरी कंपनी होती है उसे हम सब्सिडारी कंपनी कहते हैं। ये जो सब्सिडारी कंपनी को होल्ड करने को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है, और जो दूसरे कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स हो गए, टाटा स्टील्स हो गए, ये सब्सिडारी कंपनी है। ये सब्सिडारी कंपनीज को जो मेन कंपनी है टाटा सन्स वो होल्ड करती है। टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है और जो टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स वो सब्सिडारी कंपनी है दोस्तों। समझ गए होल्डिंग कंपनी का मीनिंग। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो सब्सिडारी कंपनीज में 50 से ज्यादा % का स्टेक ओन करती है, वो कंपनी को कहते हैं दोस्तों हम होल्डिंग कंपनी। दोस्तों हमारे 9th कंपनी है सब्सिडारी कंपनी। सब्सिडारी कंपनी उसका ऑपोजिट होल्डिंग कंपनी का। चलिए समझते हैं इसका मीनिंग। ए सब्सिडारी कंपनी इज ए कंपनी इन विच अनदर कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ इट्स शेयर्स और हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर इट्स मैनेजमेंट। सब्सिडारी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स, जिसका स्टेक ओन करती है 50% से ज्यादा स्टॉक होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी, यानी इसके जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। यानी जो भी डिसीजंस अगर एक सब्सिडारी कंपनी को लेना है तो होल्डिंग कंपनी की परमिशन लेके लेना होता है। अगर होल्डिंग कंपनी को पसंद नहीं आए तो डिसीजंस लागू नहीं कर सकते। यानी सब्सिडारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी ओनरशिप 51% से ज्यादा ओनरशिप दूसरे कंपनी के पास है, यानी इसके पास सिर्फ छोटा शेयर है, यानी छोटी नंबर्स में छोटे परसेंट में ओनरशिप है। यानी फॉर एग्जांपल 40% है, 30%, इसके पास सिर्फ लिमिटेड स्टेक है। वो होल्डिंग कंपनी के पास 50% ज्यादा स्टेक है, तो वही सारे डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है। इस तरह के कंपनी को हम कहेंगे दोस्तों सब्सिडारी कंपनी। जैसे टाटा मोटर्स एक सब्सिडारी कंपनी है टाटा सन्स की, एक बेस्ट एग्जांपल है सब्सिडारी कंपनी का दोस्तों। क्लियर हो गया सब्सिडारी कंपनी का मीनिंग। लास्ट कंपनी है एसोसिएट कंपनी। अब चलिए एसोसिएट कंपनी क्या होता है समझते हैं। ये एसोसिएट कंपनी इज ए कंपनी इन विच अनदर कंपनी होल्ड्स एट लीस्ट 20% बट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स और हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेकिंग बट नॉट फुल कंट्रोल। एसोसिएट
कंपनी वो कंपनी होती है जिसके स्टेक, जिसकी ओनरशिप दूसरी कंपनी होल्ड करती है। लेकिन यहां पर परसेंटेज देखिए, मिनिमम 20% और मैक्सिमम 50%। 20% से लेके 50% तक स्टेक दूसरी कंपनी ओन करती है, उस तरह के कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। जो दूसरी कंपनी ओन की है उनका इन्फ्लुएंस रहता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनका ओनरशिप 50% से ज्यादा नहीं है। 50% से ज्यादा अभी हमारे पास ही है, एसोसिएट कंपनी के पास ही पूरी ओनरशिप है, लेकिन उनके पास भी 20 से लेके 50% के बीच में है, लेकिन वो पूरा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। सो एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स, जिसका स्टेक 20 से लेके 50% तक दूसरे कंपनी के पास रहता है, उस तरह के कंपनी को दोस्तों हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आईसीआईसीआई जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो एक एसोसिएट कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक की। दोस्तों समझ गए? क्लियर हो गया? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडारी कंपनी, एसोसिएट कंपनी में होल्डिंग कंपनी जो दूसरे कंपनीज को होल्ड करती है, 51% से ज्यादा स्टेक होता है, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। सब्सिडारी कंपनी जो 51% से ज्यादा शेयर्स, स्टॉक जो दूसरा कंपनी होल्ड करता है, उसे सब्सिडारी कंपनी कहते हैं। एसोसिएट कंपनी जो 20% से लेके 50% तक स्टेक दूसरे कंपनी होल्ड करते हैं, उस तरह के कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। आई होप तीनों कंपनीज में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और यहां पर हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको इस चैप्टर के पूरे डिटेल नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अगर बात करेंगे उस पीडीएफ में मिलेगा क्या, उस पीडीएफ में आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारा टॉपिक था फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें सिर्फ मैंने पॉइंट समझाए थे, लेकिन उस पीडीएफ में पॉइंट्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा दोस्तों। और जैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज था, टाइप्स ऑफ कंपनीज में मैंने सिर्फ मीनिंग समझाया था। जैसे पब्लिक कंपनी है उसका सिर्फ मीनिंग समझाया था, लेकिन वहां पर एक एक कंपनी के मीनिंग भी मिलेंगे, फीचर्स भी मिलेंगे, एडवांटेजेस भी मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। सारे डिटेल नोट्स है दोस्तों। अगर आपको नोट्स चाहिए तो सिर्फ आपको पे करने हैं 50 रुपीज। 50 रुपीज में वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 50 रुपीज पे करने हैं और मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पर आपको हाई और कौन सा पीडीएफ चाहिए वहां पर आपको मैसेज करना है और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों लौट आ जाइए यहां पर। मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर कंपनी रेगुलेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जितने भी नेक्स्ट 4 चैप्टर्स है, अगर वो वीडियो अपलोड हो जाएंगे तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।